So today we will start very important chapter, that is human eye and colorful world. ये चैप्टर दो बातें हमको बताता है. लाइट हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा है, बड़ा अच्छे से उसमें लेंसेज के रोल हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने सीख लिया. यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमन आई चैप्टर जो हमको बताता है वो दो चीज़ें बताता है. एक तो बताता है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई कैसे काम करती है, उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल लेंस है तो वो किस तरह से अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेता है, अपना पावर चेंज कर लेता है, और ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए वो एक स्क्रीन जो अंदर हमारी आई के स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, दैट इज़ रेटिना, एग्जैक्टली ऑन रेटिना ही वो हमेशा इमेज कैसे बना पाता है. एक कंसेप्ट तो ये. दूसरा कि जब हम ये कंसेप्ट समझ गए तो फिर हम साथ में ये भी बात कर लेते हैं कि जो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, वो कैसे होते हैं, कैटरैक्ट का मतलब क्या है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, डिफरेंट टाइप के जो आई के डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में बात होती है. हाँ, ये तो एक फर्स्ट पार्ट उसका है. जो सेकंड पार्ट है उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये तो रिफ्रैक्शन सीखा था हमने लाइट में. ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ. कलरफुल वर्ड, रेनबो फॉर्मेशन. हाँ, रिफ्रैक्शन से क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, हाँ, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, बहुत सारी बातें जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं. अपरेंट पोजीशंस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनसेट, ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे. उसके अलावा स्कैटरिंग का कंसेप्ट है, हाँ, कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, जो हमने टिंडाल इफेक्ट में थोड़ा बहुत स्कैटरिंग समझा था, तो स्कैटरिंग का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे, और फिर उसके एप्लीकेशन क्या है. हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, हाँ, हमें सन एट द टाइम ऑफ सनराइज या एट द टाइम ऑफ सनसेट रेड क्यों दिखाई देता है, या हमारे जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो हम रेड क्यों बनाते हैं हमेशा, है ना. किसी एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेस क्राफ्ट से जब वो देखता है बाहर तो उसको स्काई ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता. इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन आई स्ट्रक्चर. तो ह्यूमन आई एंड ब्यूटीफुल वर्ड में से इन द सिलेबस 2021-22 ह्यूमन आई हटा दिया गया है. यानी ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना, पावर ऑफ अकोमोडेशन हमें नहीं पढ़ना, डिफेक्ट्स ऑफ आई और उनका करेक्शन हमको नहीं पढ़ना. तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब, व्हेन वाइट लाइट स्कैटर गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू 7 कंपोनेंट्स, क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी बातें वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे. मतलब डिस्पर्शन, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन की जो बातें हम अभी कर रहे थे, बस वो बातें हमको यहाँ पढ़नी है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये सारे ही, इसमें बहुत मज़ा आता है, सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं. बहुत बातें जो आप देखते हो अपने चारों तरफ, लेकिन उसके बारे में कभी आपको पता नहीं था कि एक्चुअली ये ऐसा होता है, वो बातें आपको पता चलेंगी इसमें. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ह्यूमन आई वाला स्ट्रक्चर भी होता, हम वो भी पढ़ पाते तो अच्छा था, लेकिन क्योंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उसमें लगाएं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ आपकी बुक में कि जो बातें मैं बता रहा था कि द चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हम पढ़ा करते थे जो अब नहीं पढ़ेंगे. पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब ये सिलेबस से हटा दिया गया है. फिर डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है, उनके करेक्शन कैसे होते हैं, ये भी नहीं पढ़ेंगे. तो अप टू पेज नंबर 190 सारा छोड़ दो, यहाँ तक नहीं पढ़ना है. इसके बाद जो है वो सब पढ़ना है ना. इसके बाद मतलब ये टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे आज. तो ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है. मैं आपको क्लियर कर दूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड कि क्यों हम इसको छोड़ रहे हैं. हमारा सिलेबस इन्होंने रिवाइज करके
यहाँ पे शो कर दिया ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि यहाँ से बात होगी अब, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो इसमें सभी तरह के रिफ्रैक्शन, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के सब हमको एग्जांपल्स लेने हैं, स्कैटरिंग में सब एग्जांपल्स लेने हैं, डिस्पर्शन में केवल रेनबो होता है, रेनबो फॉर्मेशन का समझना है हमको कैसे होता है। ठीक है, तो अब ये समझने के लिए कि रिफ्रैक्शन कैसे करता है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, वो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आपको लाइट चैप्टर में ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे होता है मैंने बताया था आपको, कि उसका अगर हम देखें कि उसका बेस और उसका टॉप ट्रायंगुलर मान लिया जाए, तो बाकी सब उसके 3 फेजेस जो होते हैं वो 3 फेज जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो एक सरफेस से रे ऑफ लाइट, अब हम बात कर रहे हैं ग्लास प्रिज्म की, एक सरफेस से रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, तो वो एंटर करने के बाद जाहिर है जब ग्लास में जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, क्योंकि ऑब्लिकली जाती हुई रे ऑफ लाइट जब किसी भी सरफेस पर ऑफ अदर मीडियम जाती है तो उसका बेंडिंग होना ज़रूरी है, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी, हम ग्लास की बात कर रहे हैं, तो एयर से ग्लास में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो वो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। ऐसा ही हुआ था जब हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात की थी। मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम स्लैब की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने कहा था कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने इस तरह से शो किया था कि ये स्लैब ऐसा, बेसिकली स्लैब के हम 2 ही सरफेसेस देख रहे हैं, सरफेसेस ऑफ इंटरफेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, है ना, स्लैब ऐसा। तो इस स्लैब पे एक इंसिडेंट रे आई ऑब्लिकली, तो हमने कहा था कि इस पर नॉर्मल बना दो, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो इसका नॉर्मल होगा। हम देखते हैं कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, यहाँ पे एक और नॉर्मल बना दो, ये दूसरा सरफेस ऑफ इंटरफेस है, और हम कहते हैं यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो गई दैट इट मूव्स पैरेलल आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द स्लैब, इट मूव्स पैरेलल टू द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये एक्सपेक्टेड पाथ था, वो इस पाथ से ज़रूर जाती, क्योंकि जब तक आप उसके रास्ते में, रे ऑफ लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगाओगे, वो सीधी चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ही करती है। तो ऐसे में इनके बीच में एक लेटरल शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जो अपने ट्रायंगुलर बेस पे रखा हुआ है, हाँ, अगर वो ट्रायंगुलर बेस पे रखा हुआ है तो उसकी ये और ये तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस जो हैं उनमें से हम किसी में से भी एक इंसिडेंट रे इस तरह से भेज सकते हैं। ये इंसिडेंट रे गई इस सरफेस पर, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो है तो ये भी वही मीडियम जो यहाँ था, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, तो बिहेवियर ऑफ द लाइट विल बी द सेम। When the ray of light obliquely entering into a medium which is denser as compared to the earlier medium, it will bend towards the normal like this. ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा। अब ट्विस्ट आया, क्योंकि वहाँ पे तो 2 सरफेसेस ऑफ इंटरफेस जो थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। ये दोनों यहाँ पे 2 सरफेसेस ऑफ इंटरफेस ये और ये हैं, they are not parallel to each other, हाँ, they are angular, उनके बीच में एंगल है, ऐसा समझ में आ रही है बात आपको, कि ये दोनों पैरेलल थे। अगर आप समझो किसी स्लैब को ऐसे कर दो
तो ट्रायंगुलर हो जाता है, एंगल आ जाता है उसमें। दिस इज एंगल। इस ऊपर वाले एंगल को हम बोलते हैं ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो हमारे इस प्रिज्म का सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते अपन, ये तो फिक्स्ड है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप जानते ही हो, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। ठीक है, ये आपने चूज किया है कि हम 30 डिग्री से भेजेंगे, 40 डिग्री से भेजेंगे, आपकी मर्जी है, आपने डिसाइड कर लिया कि हम इस एंगल पे इसको भेज रहे हैं। अब ये बेंड होगा, ये बेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिलेगा जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, आप जानते हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे ये है और नॉर्मल ये है, तो ये एंगल आर है। हाँ, और ये एंगल आर जो है ये एंगल आई से छोटा है। हाँ, एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आगे देखो अब क्या होगा। अब ये दूसरा सरफेस है, देखो यहां से बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्योंकि ये ग्लास है, वो एयर है, ये डेंसर मीडियम है, वो रेयरर मीडियम है। When the ray of light enters from a denser medium to rarer medium, the ray of light always moves away from the normal. ये चीज सीखी थी हमने रिफ्रैक्शन में, लाइट में। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। जैसे वो इमर्जेंट रे थी, ये इमर्जेंट रे है। तो अब आप सोचोगे कि हम ये क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं सो दैट यू कैन रिलेट द टू डिफरेंट थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये दो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस एंगल पे है, ये दो सरफेस ऑफ इंटरफेस पैरेलल हैं। जब सरफेसेस ऑफ इंटरफेस पैरेलल थी तब एक्सपेक्टेड रे ऑफ लाइट और इमर्जेंट रे पैरेलल टू ईच अदर थी, और उनके बीच में देयर वाज अ परपेंडिकुलर गैप। That perpendicular gap between the emergent ray and the expected path of the incident ray in absence of the slab एक दूसरे के साथ में लेटरल शिफ्ट दिखाती है। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर गैप है उसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, है ना। यहां पर लेटरल शिफ्ट हो रहा है क्या? यहां पे जब हम लेटरल शिफ्ट दिखाते हैं तो व्हाट वी एक्चुअली शो, we show the relationship between the emergent ray and the expected path of the incident ray in absence of the slab. So what would be the expected path to be traveled by the incident ray in absence of the prism? थोड़ा इसका कलर बदल देते हैं। ये अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती कि नहीं चली जाती? सीधे, है ना। आती है बात समझ में? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इमर्जेंट रे, यहां पे इमर्जेंट रे ये थी और एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे वो था। उनके बीच में क्या रिलेशन था कि वो दोनों पैरेलल टू ईच अदर थे। उनके बीच में कुछ गैप था लेकिन दोनों पैरेलल टू ईच अदर थे। दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अभी क्या है? ये इंसिडेंट रे का रास्ता है, एक्सपेक्टेड पाथ। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इमर्जेंट रे है जो कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से जा रही है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट करो तो यू विल सी देयर इज एन एंगल बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में ये एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं डी। हाँ, डी इज एंगल ऑफ deviation. Angle of deviation. What is the significance of angle of deviation?
क्यों बना रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन? एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब सिंपल ऐसा समझ लो कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, बीच में आ गया प्रिज्म, ऐसे जाने लगी, उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिविएशन है। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे जा रही थी, प्रिज्म आया तो ऐसे जाने लग गई। तो उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन निकाल करके व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म। कितना बेंडिंग हुआ, यहाँ पे भी तो ये रिलेशन हमको यही बताता था कितना बेंडिंग हुआ। अगर बेंडिंग ज़्यादा हो जाता तो क्या होता, बेंडिंग जो भी हुआ है यहाँ से ये बेंडिंग हुई, ये बेंडिंग और ज़्यादा हो जाती तो क्या होता, ऐसे ही होता ना। फिर इमर्जेंट रे फिर यहाँ से निकलती तो इधर कहीं निकलती, लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर ज़्यादा लेटरल शिफ्ट, ज़्यादा बड़ा गैप बिटवीन दीज टू, ज़्यादा बड़ा लेटरल शिफ्ट का मतलब है ज़्यादा रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो ज़्यादा डेविएशन हुआ है, हाँ, ज़्यादा मुड़ गई है अपने रास्ते से, ये बात है। तो हमें यहाँ पे 4 एंगल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कौन कौन से एंगल मिलते हैं भैया? यहाँ पे हमको एंगल मिलते हैं, एक तो मिला एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एक मिला एंगल डी, एंगल ऑफ डिविएशन, एक मिला एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक मिला एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमें बोला एंगल आर भी तो मिला है, लेकिन अभी उसको छोड़ दो, उसका कोई रिलेशन नहीं है अभी, है ना। अभी हमको क्या बताना है कि इन सब एंगल्स में क्या रिलेशन है। याद रखो, एंगल आई प्लस एंगल ई, द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस is always equal to the angle of prism, the sum of angle of prism and angle of deviation. Where angle of prism A is fixed, तो हम कह सकते हैं कि angle of deviation can be calculated by angle I plus angle E, इन दोनों के सम में से माइनस कर दो angle of prism. This relation will give you the angle of deviation. So with the help of an experiment we do this, कि हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि what will be the angle of incidence, accordingly angle of emergence बन जाता है, और angle of deviation हम नाप लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं कितना आया, और फिर उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमको पहले से ही पता होता है क्योंकि प्रिज्म तो हमने ख़रीदा है ना, वो तो फिक्स्ड है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसमें डाल करके आप ये रिलेशन वेरीफाई कर सकते हो। दिस रिलेशन कैन बी वेरीफाइड मैथमेटिकली बाय दिस। तो इसको हम एक वीडियो से समझते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की अपने हिसाब से, हाँ, लेकिन वीडियो से 3 डायमेंशन में ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा, है ना। एप्लीकेशन वीडियो है, देखें कि ये एक प्रिज्म दिखाया हुआ है हमको, यहाँ से एक बीम डालेंगे हम इस पर, बीम ऑफ वाइट लाइट। यहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे, पहले तो आप केवल रिफ्रैक्शन समझ लो, फिर उसके बाद एक चीज़ और है डिस्पर्शन से रिलेटेड, वो भी इसमें दी हुई है, वो अच्छी लगी मुझे तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। तो ये आपको आ रहा है समझ में, है ना, कि प्रिज्म कैसा होता है ना। ये प्रिज्म कैसा है, देखो, ये प्रिज्म में ये ट्रायंगल है और इसके पीछे वाला वो वाला जो पोर्शन है वो भी ट्रायंगुलर है कि नहीं। और ये सरफेस रेक्टेंगुलर है, इसके पीछे वाली वो सरफेस भी रेक्टेंगुलर है। ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस से हम ऐसा कर सकते हैं कि रे को एंटर करें तो दूसरी रेक्टेंगुलर सरफेस से बाहर निकलेगी, ये मैं बोल रहा था, है ना। ये बात हम समझने की कोशिश करें। इसको आप चाहे बेस पर रख दो,
चाहे ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आपको एक साइड से, मतलब हम ट्रायंगल से डाल के ट्रायंगल में कुछ नहीं निकाल रहे हैं, हम रेक्टेंगुलर वाली साइड से डाल के रेक्टेंगुलर वाली साइड से निकाल रहे हैं। उसका बेस और टॉप दोनों ट्रायंगुलर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, एक इसमें एक साइड से बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट निकालना पड़ेगी। अब ये निकाल दी, बीम ऑफ लाइट निकाली तो क्या हुआ, ये इधर आते ही बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा। ये इमर्जेंट रे जा रही है, ये एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द लाइट इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म है, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन इन्होंने लिखा हुआ है ना। बस ये बात इसमें आपको समझनी है, ठीक है। एक तरफ से ये गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने डिसाइड किया है, अकॉर्डिंगली हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल ड्रॉन बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल, और इमर्जेंट रे इस तरह से निकली तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको यहाँ पे मिलता है। हाँ, आप ध्यान से देखें, ये एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताता है कि कितना गैप, कितना बेंडिंग हुआ। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, प्रिज्म था तो एक्चुअली ऐसे गई है। इनके बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ डेविएशन है। जितना बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन है मतलब उतना ज़्यादा बेंडिंग हो गई है ना। रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं हम, यही सीखने के लिए कि बेंडिंग कितनी हुई है, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी मीडियम में से आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट किस तरह से बिहेव करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। आपके लेंसेज में यही तो सीख रहे थे हम। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डिफेक्ट्स वाला पोर्शन हटा दिया, नहीं तो हम उसमें यही सीखते कि चश्मा कैसे बनता है, आप कैसे देख पाते हो चीज़ें चश्मा लगा के, जो कि आप बिना चश्मे के नहीं देख पाते अगर आपकी आइज़ में डिफेक्ट है। मायोपिया हो गया, आपको बोर्ड पे लिखी चीज़ नहीं दिख रही और आपने चश्मा लगाया, बिल्कुल क्लियर दिखने लग गई। क्या करा है ऐसा उसके अंदर, है ना। लाइट के लास्ट डे को मैंने थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में, लेकिन अब उसके बारे में बात करने का बहुत तफसील में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसको छोड़ो। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि एंगल ऑफ डिविएशन से हमको पता चलता है कि कितना ज़्यादा अपने रास्ते से डिविएट हो गई है रे ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द प्रिज्म। दैट इज़ हाउ वी शो इट। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पता चलती है हमको कि इफ़ इट इज़ पर्टिकुलर इंसिडेंट रे जो है उसका हमने कोई कलर चूज़ किया हुआ है, जैसे कि हमने कहा कि ये कलर जो है ये वायलेट है, तो हम सबको जानना चाहिए, अगर हम नहीं जानते हैं तो, कि जो सन से आने वाली लाइट है वो वाइट लाइट है। जो सन से आ रही है लाइट उसको हम बोलते हैं वाइट लाइट, एंड दिस वाइट लाइट इज़ बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है तो हमने, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यही विबग्योर है। दीज आर द 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम या 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो जब इसमें से इसका डिस्पर्शन होता है, रे ऑफ लाइट का डिस्पर्शन होता है, ये तो रिफ्रैक्शन तो समझ गए आप, डिस्पर्शन का कंसेप्ट भी समझो। मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये अगर हमारा प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और उस ट्रायंगुलर प्रिज्म में से आप एक बीम ऑफ वाइट लाइट निकाल रहे हो। हाँ, अब आप बोलोगे ये तो ग्रीन है ना, तो मैं इसको वाइट लाइट को ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये है वाइट लाइट, है ना, तो मैंने लिख दिया ये देखो वाइट लाइट। अब हमको एंगल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है
कि ये समझना कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। इसके 7 कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाती है और फिर वो बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही निकलेगी। तो हमको ये 7 कंपोनेंट्स इस तरह से मिलते हैं। क्या है ये? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर, नीचे से ऊपर तक। यहाँ पे मतलब हम एक स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन के ऊपर हमको ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर्स दिखेंगे हमको। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि जब प्रिज्म में इस तरह का स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट होता है, जिसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं, तो जो वायलेट वाला जो रे ऑफ लाइट है उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। वो अपने पाथ से सबसे ज़्यादा डिविएट हो रहा है, और जो रेड वाला है वो सबसे कम बेंड हो रहा है, उसका डेविएशन सबसे कम हो रहा है। ये बात दिखाई दे रही है। यानी वाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट्स हैं, उन 7 कंपोनेंट्स का सबका एक जैसा बेंडिंग नहीं होता, एक जैसा डेविएशन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट, वायलेट से लेकर के रेड तक, सबकी अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। Violet has the maximum frequency. Maximum frequency. Red has minimum frequency. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ, तो हमारा एक फॉर्मूला था, आपने साउंड 9th क्लास में, खैर आपकी बैच में तो साउंड भी नहीं पढ़ा, लेकिन एक रिलेशन होता है, चलो मैं बताता हूँ। वेव में कि फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा न्यू से शो करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम जो बात करते थे, वहाँ पे वो स्पीड ऑफ वेव की बात हो रही है कि v = लैम्डा न्यू। स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ वेव मोशन की बात हो रही है कि स्पीड ऑफ वेव v = वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लैम्डा न्यू। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी = v/, लैम्डा for a given speed of light, the frequency is inversely proportional to wavelength। यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये बातें आपको मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। घबराओ मत इसे देख करके ये क्या हो गया अचानक, है ना, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसी बात मत करना। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि वायलेट वाली वेव ज़्यादा मुड़ रही है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसकी वेवलेंथ मिनिमम है। मिनिमम लैम्डा, मैक्सिमम न्यू। और रेड जो है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, हाँ, मिनिमम वेवलेंथ वायलेट का, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का। ज़्यादा वेवलेंथ वाले की बेंडिंग कम होगी, कम वेवलेंथ वाले की बेंडिंग ज़्यादा होगी। ये बात दिमाग में बिठा लो, ये काम आएगी अपने को इस चैप्टर में। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है रेड की, उसकी बेंडिंग कम हुई है, उसका डेविएशन कम हुआ है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, मिनिमम है, उसकी बेंडिंग ज़्यादा हुई है। रेड की बेंडिंग ज़्यादा नहीं होती, रेड की बेंडिंग कम होती है।
ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब वापस वहाँ पे चलो, हम ये कह रहे हैं अलग अलग कलर की जो रेज हैं वो अलग अलग हिसाब से बेंड होगी, है ना। वायलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी और रेड की सबसे कम होगी। इनको कंपेयर करने के लिए अगर हम वाइट लाइट के बजाय अलग अलग कलर्स ही इसमें डालें, ये एक्सपेरिमेंट हमको एक्चुअली यही दिखा रहा है कि अलग अलग कलर्स अगर इसमें से पास किए जाए तो उनकी बेंडिंग अलग अलग एंगल पे हमको दिखाई देगी। हाँ, अगर इनके कलर्स चेंज कर दिए जाएं, ठीक है ना। तो इसको अपन देखते हैं। ये देखो, आप देख सकते हो कि जब रेड होता है ये, तब उसकी रेड है तो उसकी बेंडिंग सबसे कम है। फिर से देखो, रेड बेंडिंग कम, जैसे जैसे कलर चेंज होता है बेंडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। रेड की बेंडिंग सबसे कम, जब वायलेट हो जाता है तो बेंडिंग बढ़ती जाती है ना। ये जो हमें मिला है स्पेक्ट्रम, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आईज को विजिबल यही है। ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो इन कलर्स के बीच में ही होता है। हाँ, वायलेट और रेड के बीच में, यानी जितने भी कलर्स के ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इन सभी का कॉम्बिनेशन है। ना तो इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई देती है, ना तो इससे कम फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई देती है। केवल ये एक बैंड है, ये एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर जो कलर्स हैं वो कलर्स हमको दिखाई देंगे, उनके कॉम्बिनेशंस हमको दिखाई देंगे। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज़्यादा हो गई, उसको हम अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट से ज़्यादा, नाम सुना होगा ना आपने कभी कभी अल्ट्रा वायलेट। सन जो है, सन की लाइट जो होती है हम उसको बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज ना। तो अल्ट्रा वायलेट जो है वो फ्रीक्वेंसी मतलब वायलेट से ज़्यादा, रेड से कम। हम कह रहे हैं ना इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो उससे भी ज़्यादा जो है वो अल्ट्रा वायलेट है। और रेड से कम उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड, ये भी शायद सुना होगा आपने। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट आर द टू डिफरेंट जॉनर। ये जो रीजन है विबग्योर, ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो आपके काम की बात क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे इंपॉर्टेंट, एक डिस्पर्शन, एक रिफ्रैक्शन, और दोनों में काम आया ट्रायंगुलर प्रिज्म। व्हाट इज डिस्पर्शन, हाउ टू डिफाइन इट? डिस्पर्शन का डेफिनेशन लिख लो। Splitting of white light into its 7 components. Splitting of white light into its 7 components is known as dispersion. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब होता है कहाँ हो रहा है? इनसाइड अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? ग्लास प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं। ग्लास के अलावा कोई और मीडियम होगा तो वहाँ भी स्पेक्ट्रम बन सकता है, वहाँ भी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट हो सकती है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट जब हो गई 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में, वो डिवाइड हो गए, तो उनको हम अलग वाइट लाइट के अलग अलग कंपोनेंट्स को देख सकते हैं ऑन अ स्क्रीन। ये डिस्पर्शन एयर में विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकता है,
वो स्पेक्ट्रम जब एयर में हमारे एटमॉस्फेरिक स्फेयर में बनता है, एटमॉस्फेयर में बनता है, तो फिर हम उसको रेनबो बोलते हैं। हाँ, तो दो बातें आप समझ लो कि एक तो प्रिज्म जो है वो रिफ्रैक्शन करता है, किस तरह से करता है, एंड हाउ दिस रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्शन डन बाय द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने कहा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में द रिफ्रैक्टेड रे एंड आफ्टर दैट इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे जो एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे था उसके पैरेलल होती है, दोनों के बीच में गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग उसने करी है, ऐसा हम मानते हैं। और ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या अलग कर रहा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म एक एंगल ऑफ डेविएशन बनवा रहा है बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डेविएशन हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई प्रिज्म की रिफ्रैक्शन, और दूसरी बात जो इस बात से बिल्कुल अलग है दैट इज डिस्पर्शन। दैट व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। हाँ, इट स्प्लिट्स इनटू वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इनका विबग्योर जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, उनमें अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स और अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज दे एक्चुअली कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। ये बात समझ में आती है आपको? तो अब आप अपनी बुक जब पढ़ोगे तो आपको ये वाला डायग्राम समझना है। यही डायग्राम है जो हमने बनाया है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज वन नॉर्मल, दिस इज सेकंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और इसको आगे प्रोजेक्ट करके, इसको पीछे प्रोजेक्ट करके जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है एंगल ऑफ डेविएशन बना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है। एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के बारे में हमने बात थोड़ी सी समझी है आज, कल हम डिटेल में इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ के साथ बात करेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है। हाँ, सर आइजैक न्यूटन ने हमको एक बड़ी काम की चीज़ बताई। उन्होंने वाइट लाइट को प्रिज्म में से पार करके ये दिखा दिया कि किस तरह से डिस्पर्शन होता है। हाँ, उन्होंने दिखा दिया कि वह ना व्हाइट लाइट, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स इनटू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स एंड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया उसके बाद कि एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्रिज्म और रख दिया इसके सामने स्क्रीन के बजाय, और उन्होंने देखा कि ये वाइट लाइट, एक स्क्रीन लगाया, देखा कि अब जो लाइट मिली है वो वाइट लाइट है। यानी कि एक प्रिज्म ने जो वाइट लाइट को स्प्लिट किया था, दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म ने उसी लाइट को, वही 7 कंपोनेंट्स को वापस मिला दिया और वाइट लाइट बना दी। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट न्यूटन हैज प्रूव्ड दैट वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स थे जिनको वापस मिलाने पर फिर से वाइट लाइट बनी। ही प्रूव्ड दैट वाइट लाइट हैज 7 कंस्टिट्यूएंट्स, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स विद ग्योर। हाँ, अब इसको ध्यान से देखो आप, ये एक प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है, ये दोनों इस तरह से रखे हुए हैं कि इनके बीच में हमको कोई मतलब थोड़ा सा गैप दिख रहा है, और हम दिखा रहे हैं कि ये वापस उधर चला गया। एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था उसके अंदर भी मीडियम ग्लास था, प्रिज्म जो है उसके अंदर भी मीडियम ग्लास है, प्रिज्म में तो रेनबो बन रहा है,
विबग्योर हो जा रहा है उसका, तो स्पेक्ट्रम बनता है। इसमें तो नहीं बनता, इसमें तो जैसी लाइट थी ऐसी की ऐसी बाहर निकल आती है। ऐसा क्यों? एक ही मटेरियल दो अलग अलग तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है? हाँ, यानी यहाँ पे भी तो अगर ऑब्लिकली ही आई थी रे ऑफ लाइट, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट हो जाती तो 7 कलर्स निकलने चाहिए थे ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये बात आप इससे समझ सकते हो। ये दो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में थे, वो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल थे। यहाँ पे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल है, तो इसलिए यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई ऐसे। हाँ, अगर इस पूरे को मिलाकर के एक ही स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिसमें हमें ऐसा दिखे कि ये जो सरफेस ऑफ इंटरफेस है और दूसरा सरफेस ऑफ इंटरफेस ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इंसिडेंट रे जब जाएगी तो बेंड हो करके अंदर गई, अंदर जाके बेंड हो करके बाहर निकलते समय हमको ऐसे ही निकलती हुई दिखाई देगी सीधे, हम वैसे ही जैसा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हुआ था। तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर जाकर के होता होगा स्प्लिटिंग, लेकिन द अदर सरफेस विच इज पैरेलल टू द अर्लियर सरफेस, वो उसको पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, पैरेलल टू द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ही निकलती है। यानी वो स्लैब के अंदर ही स्प्लिट भी होती है और वापस रिकम्बाइन भी हो जाती है, जैसा कि सेकंड प्रिज्म में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, दिस इज सर आइजैक न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। बोर्ड में भी पूछा जा चुका है इसका डायग्राम, तो ये डायग्राम कभी भूलना मत। और कल हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कल हम समझने की कोशिश करेंगे रेनबो फॉर्मेशन, जो कि आपका कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि खैर 3 मार्क की तो मैं बात तब नहीं करता, 3 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, लेकिन अब आपको क्योंकि ये MCQ बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब 1-2 क्वेश्चंस की बात नहीं होगी, अब बहुत सारे क्वेश्चंस की बात होगी, छोटे छोटे MCQs 1.1 लाइनर। तो इसलिए ध्यान से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। बाकी बातें हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है? थैंक यू।